अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आज फिर हाज़िर हूँ आपके अपने चैनल मूड फ्रेशर में आपके साथ। आवाज़ों का सफ़र, राज़ों की दुनिया। हम सुन रहे हैं उर्दू नावल तिलिस्मी ज़ादी। हमने पिछले एपिसोड में राव सिकंदर, राजदेव और सिरातू के जंगल के सफ़र के मुताल्लिक सुना था और अचानक जंगल में बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से ये तीनों एक मज़बूत पेड़ पर पनाह तलाश करते हैं कि अचानक सिरातू के चीखने की आवाज़ आती है। अब सुनते हैं आगे। सूरज चमक उठा था और हर शय रोशन हो गई थी कि अचानक ही सिरातू की चीखों ने खामोश माहौल में हलचल मचा दी। वो निहायत भयानक आवाज़ में चीखा था और उसकी मुसलसल चीखों से ही वो जाग उठे थे। बेख्याली में दोनों ही ने घबरा कर उठने की कोशिश की और एक लम्हे में ही खुद को संभाल लिया, वरना पानी में गिर पड़ते। अलबत्ता इस झटके से संभल कर उन्होंने सिरातू की हौलनाक चीखों की सिमत का ताक़ीब किया तो एक अजीब मंजर देखा। सिरातू इसी ऊपर वाली शाख पर लंबा लंबा दराज था और तकरीबन 2.5 इंच मोटा और न जाने कितना लंबा पीले रंग का सांप उसके बदन से लिपटा हुआ था। सांप के पीले बदन पर गहरे कथई रंग के गोल धब्बे पड़े हुए थे और उसका मोटा बदन शाख और सिरातू के बदन से लिपटा हुआ था। सिरातू की वहशतनाक चीखें उभरती रहीं और राजदेव ने संभल कर राइफल उठा ली, लेकिन राव सिकंदर ने उसके शाने पर हाथ रख दिया। वो अजीब सी नज़रों से सिरातू को देख रहा था। सिरातू के हाथ बेबसी से जिनबिस कर रहे थे और उसका गला बैठा जा रहा था। सांप के खौफ से उस पर नीम बेहोशी सी तारी हो गई थी, जबकि सांप आहिस्ता आहिस्ता अपने बल खोल रहा था। राजदेव और राव सिकंदर साकत निगाहों से सांप की ये कार्रवाई देखते रहे। सांप ने अपने कई बल खोल दिए और सिरातू का बदन नीचे लटकने लगा। तभी एकदम उसने चीख कर शाखों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और सांप ने अपना बकिया जिस्म भी उसके बदन से खोल दिया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा और एक और शाख पर रेंगता हुआ बुलंदी की जानिब चला गया। राजदेव ने एक हैरत भरी गहरी सांस ली थी। फिर वो दोनों ही सिरातू को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगे। सिरातू अब भी चीख रहा था। अगर वो शाखों को मजबूती से न पकड़ लेता तो वो यकीनन नीचे पानी में गिर पड़ता। इस मौके पर राव सिकंदर ने अपनी जगह से जुनबुस की और चौड़ी शाख से दूसरी शाख पर और फिर वहाँ से उस शाख पर पहुँच गया जिस पर सिरातू मौजूद था। उसने सिरातू के लिबास को मजबूती से अपने हाथ में जकड़ा और फिर सिरातू के रुखसार पर ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ रसीद करने लगा। होश में आओ सिरातू, होश में आओ, वरना नीचे पानी में गिर पड़ोगे। सिरातू ने वहशत भरी आँखों से राव सिकंदर को देखा और फिर घिघियाए हुए लहजे में चीखा, सांप सांप, सांप के बच्चे, अपने आप को संभालो वरना नीचे पानी में गिर पड़ोगे। सांप चला गया, राव सिकंदर ने कहा और सिरातू की आवाज़ रुक गई। उसने इर्द गिर्द के माहौल को देखा और फिर जल्दी से अपने बदन को शाख पर साध लिया। आओ नीचे उतर आओ। बड़े मज़े से शाख पर लेट कर सो गए थे। उस सांप का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें अपने बदन का तहफ़्फ़ुज़ दिया, वरना नींद के आलम में तुम नीचे गिर जाते। बमुश्किल तमाम सिरातू राव सिकंदर के साथ नीचे उतरकर उस शाख पर पहुंचा था जिस पर राजदेव मौजूद था। सांप की ये कार्रवाई नाकाबिले यकीन थी और बिलाशुबा उसकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता था। उसने अपने बदन को सिरातू के जिस्म के गिर्द लपेटकर सिर्फ़ और सिर्फ उसे नीचे गिरने से बचाया था और उसके जाग जाने के बाद अपना फ़र्ज़ पूरा करके ऊपर चला गया था। ये तीनों इस वाक़े से इस कदर मुताशिर थे
کہ دیر تک اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کر سکے اور خاموش بیٹھے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہے۔ سیراتو تو بہت سہما ہوا تھا۔ پھر رازدیو نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا، یہ باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو قانون فطرت ہی کیوں نہ سمجھ میں آ جائے۔ راؤ سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد پیٹ کی جانب توجہ دی گئی۔ پانی درخت کے تنے کے اس نشان سے جو اس کا آخری نشان تھا تقریباً 6 انچ نیچے چلا گیا تھا اور اندازہ یہ ہوتا تھا کہ اب اس کے اترنے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ دن بھی چمکدار تھا جس کے بنا پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ بارش فی الحال نہیں ہوگی۔ درختوں کے پتوں سے شفاف نیلا آسمان جھلک رہا تھا۔ انہوں نے اس مہربان درخت کی شاخوں پر نگاہیں دوڑائیں اور پھر ایک اور ہولناک کیفیت سے دوچار ہو گئے۔ اس شاخ سے زیادہ 20 گز کے فاصلے پر ایک اور موٹی شاخ بھی پھیلی ہوئی تھی جو نیچے جھک کر پانی تک پہنچ گئی تھی اور اس کا آخری سرا پانی کو چھو رہا تھا۔ لیکن اس شاخ پر ایک ہولناک شے نظر آئی تھی اور یہ ہولناک شے ایک بہت ہی لمبے قامت کا شیر تھا جو بلی کی طرح پنجوں کے بل شاخ پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے جسم کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کی پیلی خونخوار آنکھیں ان تینوں پر جمی ہوئی تھیں اور وہ خاموشی سے بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ غالباً رات کے کسی حصے میں وہ پانی میں بہتا ہوا تیرتا ہوا اس شاخ تک پہنچا تھا اور اس نے شاخ پر پناہ لے لی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں سے لگتا تھا کہ وہ بھوکا ہے اور اپنی خوراک کو تاک رہا تھا۔ تینوں نے بے وقت اسے دیکھا تھا اور سہم کر ساکت ہو گئے تھے، ورنہ اس سے پہلے کھانے پینے کے چکر میں ان کے جسم جنبش کرتے رہے تھے۔ رازدیو نے آہستہ آہستہ رائفل سنبھالی اور غیر محسوس انداز میں اس کا جائزہ لینے لگا تاکہ شیر کو اپنا نشانہ بنا لے، لیکن راؤ سکندر کو نہ جانے کیا سوجھی کہ اس نے رازدیو کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا اور سرد لہجے میں بولا، نہیں رازدیو، ہم اس پر فائر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہو؟ وہ ہماری گھات میں ہے۔ نہیں، تم نے شاید اس پر غور نہیں کیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی زر رساں کیفیت نہیں ہے، بلکہ وہ زبان حال سے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ نہ وہ ہمارے لیے خطرناک ہے اور نہ ہمیں اس کے لیے خطرہ بننا چاہیے۔ تم جذباتی گفتگو کر رہے ہو سکندر۔ نہیں رازدیو، غور کرو اس سانپ پر جس نے سیراتو کے بدن کو پانی میں گرنے سے بچایا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت سامنے آئی ہے۔ زندہ رہے تو اس کیفیت کو رقم کریں گے۔ اس وقت یوں لگتا ہے جیسے اس آفت زدہ علاقے میں سب جاندار ایک دوسرے کے ہمدرد ہو گئے ہوں۔ ہمارے جاگتے وقت شیر اس شاخ پر نہیں آیا، اور اگر رات کو پہنچا ہے تو یہ ہماری بو سے ناآشنا نہ ہوگا۔ یہ صرف پناہ گزیں ہیں اور اس پر گولی چلانا شان مردانگی نہیں ہے۔ اس نے جانور ہو کر انسانیت کا ثبوت دیا ہے، تو ہم انسان ہو کر درندگی کا ثبوت کیسے دے سکتے ہیں؟ تاہم اس کی طرف سے مستعد رہو۔ اگر اس کے اندر وحشت پاؤ تو پھر ہم بھی وحشت خیزی میں اس سے کم نہ ہوں گے۔ رازدیو رک گیا۔ اس نے رائفل آہستہ سے اپنے زانوں پر رکھ لی، لیکن بڑا عجیب سا ماحول بن گیا تھا اور شیر پر نگاہیں جمائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور شیر خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے طور پر مستعد تھے۔ وقت نہ جانے کس طرح گزر رہا تھا۔ سیراتو بھی بالکل خاموش تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں یہ احساس تھا کہ اگر ان کے جسموں کو جنبش ہوئی تو پھر کچھ شروع ہو جائے گا۔ پانی آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا اور دن گزرتا جا رہا تھا۔ آسمان پر دوبارہ بادل نہیں چھائے تھے۔ نہ جانے وقت انہیں یہ کہانی سنا کر ان سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ وقت کی کہانی سورج کے ساتھ سفر کرتی رہی اور ان کی شکاری زندگی میں ایک ایسے ناقابل فراموش باب کا اضافہ ہوا تھا جسے واقعی کبھی نہیں بھلایا جا سکتا تھا۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی۔
शेर ने अपनी जगह से जिनबिस नहीं की थी और शायद अब वो मुतमईन भी हो गया था कि उसके सामने उस जैसे ही मौजूद हैं और आला ज़रफ़ों को आला ज़रफ़ों से कोई ख़तरा नहीं होता। पानी की सतह अब तनावर दरख्त की जड़ तक पहुंच गई थी, लेकिन अभी काफ़ी पानी बाकी था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी। नींद का किसी की आंखों में शाइबा नहीं था। उनके सामने एक वहशी दरिंदा मौजूद था। उससे पहले इस दरिंदे को उन्होंने जंगल में मुख्तलिफ अशकाल में देखा था और दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन होते थे, लेकिन आज मामला कुछ उल्टा ही हो गया था। फिर उस वक्त चांद पूरी आबोताब से निकल आया था और दरख्तों के पत्तों से रोशनी छन छन कर ज़मीन तक पहुंच रही थी कि दफ्तन उन्होंने शेर के जिस्म में जुनबश देखी और राजदेव ने आहिस्ता से राइफल गोद से उठा ली। शेर दरख्त की साख पर 2-4 कदम आगे बढ़ा और उसके बाद उसने नीचे छलांग लगा दी। साथ ही उसकी गरज भी उभरी थी। उनकी निगाहें शेर पर जमी रहीं। शेर पानी से बचता हुआ छलांगे लगाता दूर चला जा रहा था और थोड़ी देर के बाद वो निगाहों से रूपोश हो गया। राजदेव ने गहरी सांस लेकर राइफल गोद में रख ली थी और उसके बाद उसने दरख्त की शाख से पुस्त टिका दी। शेर की इस कार्रवाई ने यह भी बता दिया कि अब पानी का खतरा नहीं है, क्योंकि हैवानी हसियात इस सिलसिले में इंसानों से ज़्यादा तेज़ होती है। ये रात पुरसुकून गुजर गई थी, लेकिन उन्होंने रात में दरख्त से नीचे कदम नहीं रखा था। खुदा खुदा करके सुबह हुई। सिरातू ने सबसे पहले नीचे छलांग लगाई थी और फिर खुशी से चीखा था, शर शर, नीचे उतर आइए, पानी फिनिश हो चुका है। दोनों मुस्कुराते हुए नीचे आ गए। दरख्त की तरफ रुख करके उस सांप का शुक्रिया तो अदा कर दो सिरातू, जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। यश शर, वो हो गया, मैं इसको थैंक यू कर लिया, सिरातू ने घबराए हुए लहजे में कहा और फिर अपना बैग सानों पर कसने लगा। सिकंदर और राजदेव भी नीचे आ गए। वो हौलनाक वक्त निकल गया था जिसने उन्हें ज़िंदगी से दूर करके मौत के करीब कर दिया था। फिर वो आगे बढ़ गए। इस इलाके की मिट्टी में ये खूबी थी कि इस ज़बरदस्त पानी के बावजूद उसमें कीचड़ नहीं पैदा हुई थी, लेकिन जंगल में हौलनाक मनाजिर बिखरे हुए थे। वो दिल लर्जा रहे थे। चंद ही कदम चले थे कि उन्होंने तूफ़ान की हौलनाक तबाहकारियों का नज़ारा किया। जो दरख्त जड़ों से उखड़कर पानी के रेले के साथ बह गए थे, उनकी जड़ों की जगह गहरे गड्ढे हो गए थे और उनमें पानी भरा हुआ था। झाड़ झंकार टूटे दरख्तों की शाखों ने बाज़ जगह रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए थे और उन पर से बड़ी मुश्किल से गुजरा जा सकता था। फिर सबसे ज़्यादा हौलनाक शय उनमें फंसी हुई जानवरों की लाशें थीं। नील गाय, बारहसिंगे, हिरन, चरख, तेंदुए और बाज़ जगह शेर भी सब इस आफत का शिकार हुए थे और ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे। राव सिकंदर ने उदास लहजे में कहा, बड़ी हौलनाक तो ज्ञानी थी। खुदा ने हमें खुसूसी तौर पर इस दरख्त का सहारा अता फरमाया था, वरना हमारा ठिकाना कहाँ होता। इसमें कोई शक नहीं, हम पानी के साथ नहीं दौड़ सकते थे। आखिर कहाँ तक जाते? वैसे अब सफ़र की रफ्तार तेज़ करनी होगी, ये ज़रूरी है, वरना ये लाशें सड़ने लगेंगी और ताफुन के साथ जरासीम पैदा हो जाएंगे। राजदेव ने राव की इस बात से इत्तेफाक किया था। अब ये उनकी दिलेरी थी कि उन हालात का शिकार होने के बावजूद उन्होंने वापसी के लिए नहीं सोचा था, जबकि आगे ही का रुख अख्तियार किया था। रफ्तार तेज़ कर दी गई और रास्ते की मुश्किलात के बावजूद शाम होने तक वो काफ़ी दूर निकल आए थे। अब रात का अंधेरा फैल चुका था और इन खतरनाक रास्तों पर सफ़र जारी रखना मुमकिन न था। लेकिन ये रात खुशगवार नहीं थी। दिन भर तेज़ धूप पड़ी थी, इसलिए इतराफ़ में बिखरी लाशें सड़ने लगी थीं और उनमें हल्का हल्का ताफुन शुरू हो गया था, जो सुबह होने तक और बढ़ गया। चुनांचे जूं ही कुछ उजाला हुआ, उन्होंने फ़ौरन
सफ़र दोबारा शुरू कर दिया, जिसकी तैयारी पहले ही कर ली गई थी, और अब ये सफ़र दौड़ने के से अंदाज का था। सिरातू हर हालत में ताउन करता था, सबसे आगे वही दौड़ रहा था, हालांकि वो उसे कई बार इस तेज़ रफ्तारी से चलने से मना कर चुके थे कि कहीं किसी हादसे का शिकार न हो जाए। फिर इस वक्त घड़ियां दोपहर का 1 बजा रही थी जब उन्होंने अचानक महसूस किया कि इस तरफ तबाहकारी के आसार नहीं हैं। खुश्क ज़मीन शुरू हो गई थी और जंगल भी बेहतर हालात में था। यहाँ वो चंद लम्हात के लिए रुक गए थे। राव और देव दोनों ही सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे। राव ने कहा, तुमने सूरत हाल का जायज़ा लिया राज? हाँ, अंदाज़ा होता है कि दरिया का रुख बाएं सिमत है और दाएं सिमत के इलाके उसकी जद में नहीं आए। इस सैलाब का आगाज़ बाएं सिमत से ही हुआ है। ये इलाका जद में नहीं आया। मेरे ख्याल में हमें सीधे ही बढ़ना चाहिए, शाम तक काफ़ी दूर निकल जाएंगे। इस फैसले के बाद वो आगे बढ़ गए। तकरीबन 45 मिनट सफ़र करने के बाद अचानक दरख्तों का सिलसिला ख़त्म हो गया। दरख्तों के दूसरी तरफ चट्टानी सरजमीन थी, नाहमवार और खुश्क। माहौल पर कुछ पीलाहट सी सवार थी और उसकी वजह भी मालूम हो गई। चट्टानें और ज़मीन बिल्कुल पीली थीं, लेकिन इस जर्दी में और जो कुछ नज़र आया वो लर्ज़ा खेस था। वशी व अरीज़ चट्टानी मैदानों में हर तरह के जानवरों के गोल नज़र आ रहे थे। नन्हे मासूम जानवर साकत एक दूसरे में सर झुकाए खड़े थे। उनमें चीतल, सांभर, भूरे हिरन वगैरह थे। उनके इतराफ़ में कहीं कहीं चीते और शेर भी नज़र आ रहे थे। हाथियों का एक गोल ख़ानदानों की शक्ल में नज़र आया। अजीब मंजर था, बेहद इबरतनाक। ये सब कुछ सैलाब के पनाह गुज़े थे और सैलाब आते हुए उन्हें बचकर इधर भाग आने का मौका मिल गया था। ज़िंदगी सबको अजीज थी, चुनांचे सब ही दौड़ पड़े थे और मौत के इस मरहले से निकलने के बाद एक बार फिर ताकत का कानून लागू हो गया था। जब एक कमज़ोर जानवर वहसी जानवरों के रहम व करम पर थे और वहसी जानवर थर्राए थर्राए फिर रहे थे। जंगल का खौफ मासूम जानवरों को वापस जाने से रोक रहा था और इधर भी मौत सामने नज़र आ रही थी। चुनांचे वो अपनी नस्लों के साथ एक दूसरे में घुसे सर निहारे खड़े थे। रहे वहसी दरिंदे तो इस वक्त उन्होंने बर्तरी का इजहार तर्क कर दिया था और एक दूसरे से तावन कर रहे थे। जंगल में वापस जाना ज़रूरी भी क्या था? खुराक के ज़खायर तो यहाँ खुद ही जमा हो गए थे। नतीजे में चंद अधखाई लाशें बिल्कुल सामने ही नज़र आ रही थीं। इस इबरतनाक मंज़र ने उन्हें घायल कर दिया और वो सुकूत के आलम में उसे पथराई नज़रों से देखते रहे। उनके मुंह से कोई आवाज़ न निकल सकी। ज़ुबान हाल सब कुछ कह रही थी। खामोशी के इस तलस्म को सिरातू ने तोड़ दिया। शर, इस तरफ जाना डेंजर है। और वो चौंक पड़े। राव सिकंदर ने गहरी सांस लेकर राजदेव को देखा। इस कानून के बारे में तुम क्या कहते हो? राजदेव बोला, ये राज खुदा ही जानता है। क्या ये कानून ने फितरत के हर गोशे में राइज नहीं है? आओ, उस तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें दरख्तों के दरमियान ही सफ़र करना होगा। राव सिकंदर ने देव के इस सवाल को टाल दिया और फिर दाएं सिमत मुड़ गया। इस तरफ भी नहीं, राजदेव बोला और सिकंदर रुक गया। क्यों? दरियाए गोंडा बाएं सिमत है। तो फिर? सिकंदर ने सवालिया अंदाज में कहा। तुम ज़हनी तौर पर कुछ उलझे हुए हो सिकंदर, खुद को संभालो। दाएं सिमत के जंगल सैलाब से पाक हैं। मुताशिरा इलाके के सारे जानवर उस तरफ जमा होंगे और इस वक्त झिंझलाए हुए होंगे। ओ हाँ, ठीक है।
सिकंदर ने इतराफ़ किया और उन्होंने दरख्तों के इख्तितामी सिलसिले के किनारे किनारे सफ़र शुरू कर दिया। एक अजीब सी उदासी उन पर तारी हो गई थी। कमज़ोर जानवरों की बेबसी ने उन्हें बेहद मुज़महल कर दिया था। वो बेचारे मौत से बचने के लिए मौत के सामने आ खड़े हुए थे। अब उनके लिए कौन सा रास्ता है? जंगल में किनारे किनारे सफ़र करते हुए रात हो गई। अजीब सफ़र था जिसमें उन्हें परिंदों तक की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। जंगल पर एक भयानक सन्नाटा मुसल्लत था और इस सन्नाटे से सख्त वहशत हो रही थी। रात को ज़रूरियात से फारिग होकर दोनों बातें करने लगे। सिकंदर ने कहा, मैदानी सिलसिला न जाने कितना तवील है, क्या सारे मैदान इनसे भरे होंगे? कल दिन की रोशनी में हम एक बार फिर किनारों की तरफ सफ़र करेंगे। जंगल की वसात के बारे में क्या अंदाज़ा हुआ है? सौबारा गोंडा के बारे में जो कुछ सुना है उससे तो अंदाज़ा होता है कि हम अभी उसके सिरे पर ही हैं। उसकी दास्तानों में तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर हम इस दास्तानों को तलाश में सरगर्दा हुए तो हमें कितना वक्त लग जाएगा? राव सिकंदर के इस सवाल पर राजदेव ने चौंक कर उसे देखा और फिर उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो कहने लगा, तुम पहले इस कदर जज्बाती नहीं थे राव। मेरा ख्याल है तुम पर मैदानी मनाजिर देखने के बाद बिल्कुल ही गैर मुतवक्का कैफियत तारी हुई है। वापस चलना चाहते हो? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमें ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारा ये कहना दुरुस्त है कि मुझ पर एक कहूलत सी सवार हो गई है और जहन अजीब सी परांगदगी का शिकार हो गया है। मेरा ख्याल है यूँ करते हैं कि इन जंगलों से निकलकर हम चंद रोज़ मुकम्मल तौर पर आराम करेंगे और एक छोटा कैंप किसी मुनासिब जगह लगा लेंगे। फिर अपने लिए कुछ तफरीहात भी तलाश करेंगे। इस सैलाब ने तो सारे मंसूबे ख़राब कर दिए। चुनांचे कुछ अपने लिए भी करेंगे, फिर आगे के बारे में फ़ैसला कर सकते हैं। मुझे तुमसे इत्तेफाक है, राजदेव ने कहा, और उसके बाद दोनों खामोश हो गए। सिरातू उन सब में बेहतर था। उसे किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं थी। चुनांचे लंबी तान कर सो गया था, क्योंकि अब तो जंगली दरिंदों का खौफ भी नहीं था। कोई भूला भटका ही इधर आ निकले तो दूसरी बात है, वरना ये जंगल तो बिल्कुल ही खाली हो चुके थे। दूसरी सुबह सूरज की रोशनी ने उन्हें गुदगुदाया तो उन्हें एहसास हुआ कि रात की नींद बहुत गहरी थी। जागे और मामूलात से फारिग के बाद प्रोग्राम के मुताबिक उन्होंने जंगलों के सिरों को टटोलने का फ़ैसला किया और एक बार फिर रुख तब्दील कर लिया गया। दरख्तों का सिलसिला तकरीबन 2 फरलांग चलने के बाद ख़त्म हो गया था और वही स्याही माइल चट्टानें खुले मैदानों में बिखरी नज़र आ रही थीं, जिनके दरमियान ज़मीन कुछ भरभरी सी थी। अलबत्ता इस तरफ उन्होंने जानवरों को नहीं देखा था। गालिबन वो सिलसिला यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। चुनांचे हिम्मत करके वो खुले मैदान में निकल आए। धूप खासी तेज़ थी, लेकिन चूँकि इतने दिन तक नमी में और अंधेरों में सफ़र करते रहे थे, इसलिए ये चमकदार धूप उन्हें बहुत अच्छी लगी और फिर कोई ख़तरा ही सामने नहीं आया था, बल्कि मैदानों की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक थी और पत्थरों में पाए जाने वाले हसरातुल अर्ज़ जगह जगह नज़र आ जाते थे। ख़ास किस्म की जहरीली झाड़ियाँ, जिनमें थोहर, नागफनी और ऐसी ही चीज़ें शामिल थीं, दूर दूर तक बिखरी हुई थी और उन पर भी पीलाहट चढ़ी हुई थी। भरभरी मिट्टी को उन्होंने हाथ में उठाकर देखा तो उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसी मिट्टी आम तौर से नज़र नहीं आती थी। उसमें एक अजीब सा चिकनाहट पाई जाती थी। बहरतौर यहाँ कुछ सुकून सा महसूस हुआ था और इस मिट्टी पर गौर करते रहे, लेकिन उसकी चिकनाई के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सके और जो बात समझ में ना आए उसे नज़रअंदाज कर देना ही बेहतर होता है। सूरज सर से गुजरता रहा और फिर सिरातू ने एक सिमत इशारा करते हुए कहा, शर शर गोंडा।
बात कुछ समझ में नहीं आई थी, लेकिन फिर उन्होंने कुछ आबी परिंदे देखे जो मखसूस परवास कर रहे थे। तब वो लोग समझे कि सिरातू दरियाए गोंडा के बारे में कह रहा है। उन्होंने बेअख्तियाराना अंदाज में ही दरिया की तरफ रुख किया, हालांकि यही हौलनाक दरिया था जिसकी तबाहकारी ने उन्हें लर्जा दिया था। दरिया का फासला बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब वो उसके करीब पहुँचे तो हैरान रह गए। उसे दरिया नहीं कहा जा सकता था, ये तो कोई छोटी नदी मालूम होती थी जो बेहद शफ़ाफ थी और उसके किनारे सरसब्ज थे। सिरातू भी उसे देखकर हैरान रह गया। ये गोंडा नहीं है सर। जो कुछ भी है, यहाँ क़याम बेहतर रहेगा, राव सिकंदर ने कहा, और दरिया के किनारे एक उम्दा जगह तलाश कर ली गई। यहाँ से दरिया का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। आबी परिंदों की डारें परवास कर रही थीं, गोल के गोल किनारे उतर जाते और जरा सी आहट पर भरा मार कर उड़ जाते। उनकी भांत भांत की आवाज़ें कानों को खुशगवार लग रही थी, शायद इसलिए कि वो ज़िंदगी की बदतरीन बेकदरी देख चुके थे। कई दिन के बाद आग जलाकर चाय बनाई गई और फिर शफ़ाफ पानी में खुद केलें की गई। सारा दिन खुशगवार गुजरा था और जहन से उदासी धुल गई थी। फिर रात हो गई और वो आराम करने लगे। इस दौरान बहुत सी बातें भी हुई थी। फिर चांद निकल आया और चांदनी ने दरिया को रोशनी से रंग दिया। राव सिकंदर को नींद नहीं आ रही थी, चुनांचे राजदेव के मशवरे पर एक बार फिर चाय बनाई गई और खुशगवार नीम माहौल में चाय का लुत्फ़ बढ़ गया। वो दरिया की तरफ देख रहे थे। दफ्तन सिकंदर ने कुछ देखते हुए कहा, राज, इधर देखो, निगाह का धोखा है ये। राजदेव सिकंदर के इशारे की सिमत देखने लगा। चांदनी के साये में दरिया के शफ़ाफ बहाव पर कुछ स्याही नज़र आ रही थी जो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ रही थी। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये कोई दरियाई जानवर नहीं है, राजदेव ने कहा। सिकंदर ने अपनी चाय हलक में उंडेल ली और उठकर किनारे की तरफ चल पड़ा। राज भी उसका पीछा करता वहाँ आ गया था और उस शय के करीब आने का इंतज़ार करते रहे। रोशनी खूब फैली हुई थी और इस रोशनी में काफ़ी फासले से ही उन्होंने इस चौड़ी सी किश्ती नुमा चीज़ को देख लिया जो बेहद अजीब थी। घास फूस का बना हुआ एक तख्ता जिस पर कोई इंसानी जिस्म नज़र आ रहा था। ये जिस्म इस तख्ते पर दराज था, उसके करीब ही कोई शय हिल रही थी। राज, तुम रस्सी लेकर आओ, हम उसे किनारे पर लाएंगे, सिकंदर बोला। मगर ये है क्या? अल्लाह जाने, मैं पानी में जा रहा हूँ, तुम रस्सी फेंक देना, मैं उसे बांध दूँगा, सिकंदर ने कहा। और राज तेज़ी से सामान की तरफ दौड़ गया। सिकंदर पानी में कूद गया। तख्ता सुस्त रफ्तारी से बहता हुआ करीब आता जा रहा था। सिकंदर ने हैरान निगाहों से देखा। इंसानी जिस्म किसी नौजवान औरत का था और रोशनी में इस तरह चमक रहा था जैसे उस पर रोगन मल दिया गया हो। ऊपरी हिस्से पर किसी खास लकड़ी से तराशे हुए टुकड़ों को पुरोकर फैला दिया गया था जिससे उसकी बदन पोशी हो गई थी। बदन के कुछ हिस्सों पर रंगीन मिट्टी से नक्श व निगार बने हुए थे। गर्दन में एक सुनहरा सांप लिपटा हुआ था जो रोशनी में कुंदन की तरह दमक रहा था। सर के स्याह लंबे बाल पतली पतली चोटियों की शक्ल में गूंद कर लकड़ी की कीलों के ज़रिए उस तख्ते में ठोक दिए गए थे। उसके नुकूश बड़े सहर अंगेज़ थे। चेहरा पुरसुकून और आंखें बंद थीं, लेकिन इस तख्ते पर वो तन्हा न थी। एक और जानदार का वजूद उस पर मौजूद था
और वो एक तकरीबन 6 माह की बच्ची थी जो औरत की बगल में लिपटी हुई थी। उसकी गर्दन से लेकर घुटनों तक घास बांधकर उसका बदन ढक दिया गया था। बच्ची जाग रही थी और उसके हलक से मासूम आवाज़ें निकल रही थी। चांदनी रात में ये पुरअसरार मंज़र बड़ा सहर अंगेज़ था। राव सिकंदर का जहन किसी अनजाने इसरार में जकड़ता जा रहा था कि किनारे से राजदेव की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। राजदेव दोबारा रस्सी फेंक चुका था, लेकिन राव सिकंदर इस सहर अंगेज़ मंज़र में गुम था। तब राजदेव ने उसे पुकारा, सिकंदर, क्या कर रहे हो? रस्सी क्यों नहीं पकड़ते? तब सिकंदर चौंका और उसने राजदेव की तरफ देखा। राजदेव ने तीसरी बार रस्सी फेंकी तो उसने उसका सिरा पकड़ लिया, फिर इस सिरे को उस तख्ते से बांध दिया। राजदेव इशारा पाकर रस्सी खींचने लगा था। सिकंदर ने भी तख्ते को सहारा दिया। उसे किनारे तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। राज ने उसे खुशकी पर घसीट लिया। फिर करीब से ये सब कुछ देखकर राजदेव के होंठ भी सिकुड़ गए थे। माय गॉड, ये सब क्या है? खुदा जाने। बच्ची जाग रही है, राजदेव बोला, और इसी वक्त सिकंदर चौंक कर बच्ची को देखने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ था कि बच्ची भूखी है, लेकिन इस एहसास की वजह क्या थी? सिकंदर को इसका कोई अंदाज़ा नहीं हुआ। हालांकि वो बच्चों की नफ्सियात और उनके अंदाज से बिल्कुल नावाकिफ़ था। उसके मुंह से बेअख्तियार निकल गया, वो भूखी है। हाँ, लगता है। अब क्या करें? पता नहीं ये सब क्या है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कैसी गड़बड़? इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। आओ उसे थोड़ा सा ऊपर खींच लें। तख्ते को नदी के किनारे से दूर खींच लिया गया। वो दोनों सख्त हैरान थे। एक बार फिर सिकंदर के बदन में झुरझुरी सी पैदा हो गई। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे नन्ही सी बच्ची के अंदाज में झिंझलाहट पैदा हुई हो और उसने कहा हो, तुम समझते क्यों नहीं मैं भूखी हूँ? राजदेव, पहले इस बच्ची के लिए खुराक का बंदोबस्त करो। मगर क्या? हमारे पास चाय बनाने के लिए खुश्क दूध मौजूद है। इस नन्ही मुन्नी बच्ची को दूध के अलावा और क्या दिया जा सकता है? हाँ, दूध, मैं इंतज़ाम करता हूँ, राजदेव ने कहा, और सिकंदर ने झुककर बच्ची को बाजुओं में उठा लिया। इस नन्हे से वजूद का लमस बेहद अजीब था। राजदेव अपने काम में मसरूफ़ हो गया और सिकंदर बच्ची को गौर से देखने लगा। बड़े सबक और पुरकसीस नुकूस थे। ख़ास तौर से उसकी आँखें एक अनोखी कशिश की हामिल थी। बोलती हुई हसीन आँखें, स्याह आँखें। राजदेव ने दूध तैयार कर लिया। दोनों ही अनाड़ी थे। तरह तरह से बच्ची को दूध पिलाने की कोशिशें की जाने लगीं और किसी न किसी तरह वो थोड़ा बहुत दूध उसके हलक से उतारने में कामयाब हो गए। बच्ची ने पुरसुकून होकर आंखें बंद कर ली थीं। राव, आखिर ये सब क्या है? मैं क्या बताऊं देव, ये औरत कितनी अजीब है। और क्या तुमने महसूस किया उसमें सांसों की आमद व रफत नहीं महसूस होती? राजदेव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी कदर खौफजदा मालूम होता था। फिर उसने गर्दन घुमाकर सिरातू की तरफ देखा और बोला, क्या मैं उसे जगाऊं? हो सकता है ये कुछ रोशनी डाल सके। अभी रहने दो, खामखा शर शर करके दिमाग खा जाएगा। बच्ची को यहाँ लेटा दो। 1 मिनट, मैं ज़रा इन मोहतरमा के लिए बिस्तर का इंतज़ाम तो कर दूँ। राजदेव ने थोड़े से कपड़े इकट्ठे करके एक बिस्तर सा बना दिया और सिकंदर ने बच्ची को उस पर लिटा दिया। वो पुरसुकून अंदाज में सो रही थी। तब दोनों इस तख्ते के पास बैठ गए। सिकंदर ने हिम्मत करके सोती हुई खूबसूरत औरत के बदन को छू कर देखा और फिर इसी तरह हाथ पीछे हटा लिया जैसे हाथ को झटका लगा हो।
اس کے حلق سے متحیر سی آواز نکلی، میرے خدا، اس کا بدن تو برف کی طرح سرد اور سخت ہے۔ لاش؟ راجدیو نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ انوکھی لاش، سرد اور پتھرائی ہوئی۔ اس کے بدن پر سنگ مرمر کی طرح چکناہٹ اور سختی ہے، سکندر بولا، اور اس کے بعد دونوں خاموش ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ یہ خاموشی دیر تک طاری رہی تھی اور وہ دونوں تختے پر لیٹی ہوئی عورت کو تکتے رہے تھے۔ پھر راجدیو نے کہا، تم نے قدیم مصر میں طریقہ حنوط کے بارے میں سنا ہے کیا؟ یہ لاش حنوط کی ہوئی نہیں معلوم ہوتی؟ او بالکل، ایسا ہی احساس میرے ذہن میں چبھ رہا تھا، لیکن ویسے اس علاقے کی پراسرار کہانیاں مجھے یاد آ رہی ہیں۔ ممکن ہے یہ کسی قبیلہ کا کوئی چکر ہے، مگر بچی زندہ ہے، یہی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ ہم یہ سب کچھ چھوڑ کر آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک زندہ وجود کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر رہے تھے اور وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ سب سے مزے میں سیراتو تھا، جو ان سارے جھگڑوں سے بے نیاز مزے کی نیند سو رہا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ بچی اس دوران گہری نیند سوتی رہی تھی۔ پھر سیراتو جاگ اٹھا۔ اس نے ان دونوں کو عجیب سے انداز میں بیٹھے دیکھا اور سر کھجانے لگا، اور اس کی نگاہ بچی پر پڑی تو وہ اچھل پڑا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا منظر دیکھا اور اس کے منہ سے نکلا، لکشو بورشیا۔ یہ الفاظ حیرت کا اظہار کرتے تھے۔ دونوں اس کا جائزہ لے رہے تھے، غالباً اندازہ لگا رہے تھے کہ سیراتو اس صورتحال سے کوئی واقفیت رکھتا ہے۔ لیکن پھر سیراتو بولا، شر، میرے کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں بولا شاپ کا فیملی ادھر آ گیا، مگر بوروشا، نوروسا، یہ سب عجیب ہے۔ کون ہے یہ؟ راؤ سکندر نے پوچھا۔ سیراتو منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ میرے کو نہیں جانتا شر، میں بالکل نہیں جانتا۔ یہ لاش اسی شکل میں اس ندی میں بہہ رہی تھی، یہ بچی بھی اس پر لیٹی ہوئی تھی۔ تمہارے خیال میں یہ کہاں سے آ سکتی ہے؟ میں نہیں جانتا شر، بٹ یہ میجک لگتا ہے، مانا بصورتا۔ سیراتو تختے کے قریب اکڑوں بیٹھ گیا اور دیر تک اس پر رکھی ہوئی لاش کو گھورتا رہا۔ میں نہیں جانتا شر، بالکل نہیں جانتا۔ راجدیو، میرے خیال میں اب ہم آگے کا سفر ملتوی کر دیں۔ اس بچی کو نہ تو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ اسے ساتھ لے کر آگے سفر کیا جا سکتا ہے، چنانچہ ہمیں یہاں سے واپس جانا پڑے گا، راؤ سکندر نے کہا۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، مگر اس لاش کا کیا کرو گے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اسے اسی طرح پانی میں ڈال دو۔ او، راجدیو عجیب سے لہجے میں بولا، اور راؤ اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ کیا کسی پراسرار لاش کو تم اپنے عجائب گھر میں جگہ دینا چاہتے ہو؟ اس بچی کو کہاں رکھو گے؟ راجدیو نے پوچھا۔ کہیں بھی، اسے کسی سرکاری ادارے کے سپرد کیا جا سکتا ہے، خود بھی اس کی پرورش کی جا سکتی ہے، لیکن لاش؟ اس کے بارے میں معلومات حاصل کیے بغیر اسے دریا برو کر دینا بھی تو مناسب نہیں ہے، اور اس بچی کی زندگی ہمیشہ تاریک رہے گی۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ اس لاش کو بھی ساتھ لیے چلتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ معلوم نہ ہو سکا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اسے ٹھکانے لگا دوں گا، جیسا تم پسند کرو، راؤ سکندر نے راجدیو سے کہا، اور یہ بات طے ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اس لاش کو لے جانے کے طریقہ کار طے کرنے لگے۔ یہاں کوئی بندوبست تو ممکن نہیں تھا، چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک اسٹریچر جیسا بنا لیا جائے، جس کے لیے یہی تختہ اور بانس استعمال کیے جائیں۔
اس کے لیے لاش کو تختے سے اتارنا ضروری تھا۔ گندھی ہوئی باریک باریک چوٹیوں میں سے لکڑی کی کیلیں نکالی گئیں، بندھے ہوئے پاؤں بھی کھولے گئے اور پھر بآہستگی اس لاش کو تختے سے نیچے اتار کر رکھ دیا گیا۔ اس وقت سانپ کی شکل کے اس سنہرے زیور کو دیکھا جس کے بارے میں اندازہ ہو گیا کہ وہ خالص سونے کا ہے۔ اس کے علاوہ لاش کی کمر کے نیچے سے کسی جانور کی صاف کی ہوئی ایک پوری کھال بھی برآمد ہوئی تھی، جس پر انتہائی پکے رنگوں سے کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ 3 کوہان کے نیچے سبز رنگ بکھرا ہوا تھا۔ ایک طرف کچھ جانور دکھائے گئے تھے، پھر تھوڑا سا پس منظر تھا جس میں کچھ نشاندہی کی گئی تھی۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میری عقل اس ساعتوں میں ساتھ نہیں دے رہی، راؤ سکندر نے کہا، مگر میرا دعویٰ ہے کہ اس میں کسی خاص جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے، راؤ سکندر نے کہا۔ سیراتو کو اس کا کام سمجھا دیا گیا تھا اور وہ اپنے لمبے چاقو کی مدد سے اس کام میں مصروف تھا۔ بچی بے مثال تھی، اس دوران بھی ایک بار پھر جاگی تھی اور اسے پھر دودھ پلا دیا گیا تھا، جس کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ سیراتو نے اسٹریچر تیار کر لیا اور لاش کو احتیاط سے اس پر لٹا کر ہلکا سا ٹس دیا گیا۔ اس کے علاوہ گھاس کے ذریعے اوپر سے ڈھک بھی دیا گیا تھا۔ پھر سیراتو اور رازدیو نے اسٹریچر سنبھال لیا اور وہ اس جگہ سے واپس چل پڑے۔ لاش کا تمام سامان اس کے ساتھ ہی رکھ لیا گیا تھا۔ واپسی کا یہ سفر بڑا تھکا دینے والا تھا۔ اب تک جس پامردی سے وہ آگے بڑھتے رہے تھے اور پیش آنے والے خطرات کو صرف اس تصور کے تحت برداشت کرتے رہے تھے کہ بالآخر وہ جنگلوں کا راز پا لیں گے، اب وہ جذبہ قائم نہ رہ سکا تھا۔ راؤ سکندر نے بچی کو سانے سے لگا رکھا تھا اور وہ اب بھی اس لمس کے سحر کا شکار تھا۔ بچی کے لیے دل میں انوکھا پیار کا جذبہ ابھرتا تھا۔ واپسی کے سفر کا پہلا دن گزر گیا، سورج چھپ گیا تھا۔ انہوں نے قیام کے لیے ایک جگہ منتخب کر لی تھی اور اب وہاں اپنی ضروریات میں مصروف تھے۔ سیراتو کھانے کا بندوبست کر رہا تھا، رازدیو زمین پر چت پڑا تھا اور راؤ سکندر بچی کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ رازدیو کی نگاہیں اس پر پڑیں تو وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ کیوں؟ سکندر بولا، تم اس وقت بہت مضحکہ خیز لگ رہے ہو۔ شیروں اور ہاتھیوں کا شکار ایک فکرمند ماں کی شکل میں، واہ! انسان کے دل میں انسان کے لیے اتنا پیار نہ پیدا کیا جاتا دیو تو یہ دنیا کب کی ختم ہو گئی ہوتی۔ اور پھر بچے، بے بس، معصوم لیکن بے حد طاقتور، ان کا انسان کی ذات سے ایک انوکھا رشتہ ہوتا ہے اور اس کے لیے کسی خون کے رشتے کی قید نہیں ہوتی۔ تب میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، تم ایک بچی کے باپ بن گئے۔ شاید اسے میں ہی پال لوں، راؤ سکندر نے کہا۔ پوری زندگی کے لیے سفر کی یادگار رہے گی، ہاں، ایک انوکھی یادگار۔ لاش کے پاس کچھ انوکھی چیزیں ہیں، سنہرا سانپ، وہ عجیب نقشہ۔ یار، کیا وہ کسی خزانے کا نقشہ ہو سکتا ہے؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں اس پر کام ضرور کروں گا، بلکہ میں نے تو ایک اور بات بھی سوچی ہے۔ کیا؟ مصر کے اہرام سے برآمد ہونے والی ممیاں صدیوں سے اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں اور وہ ممیاں اسی شکل میں ہوتی ہیں۔ اس کا سرد اور پتھرایا ہوا بدن موت کی خصوصیات کا حامل نہیں ہے۔ اگر یہ جسم گلنے سڑنے سے محفوظ ہے تو اسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح یہ بچی تمہارے پاس پروان چڑھے گی، اسی طرح میں بھی اس جسم کو محفوظ رکھوں گا۔ میرے نوارد خانے میں ایک نادر اضافہ ہوگا۔ کیا حرج ہے؟ اور پھر کون جانے اس پاجی کا اس مردہ بدن سے کیا رشتہ ہے؟
اور پھر کیا حرج ہے، اور پھر کون جانے اس بچی کا اس مردہ بدن سے کیا رشتہ ہے۔ اگر اسے زندگی مل گئی اور یہ بخیر و خوبی پروان چڑھ گئی تو راؤ سکندر کوئی ٹھوس بات نہ کر سکا۔ بچی اس کی گود میں کلبلائی تھی۔ یہ جاگ رہی ہے، خوراک کا وقت ہوگا۔ ہاں، اب چائے کو تو خدا حافظ کہنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ جنگلوں کے اس طویل سفر میں دودھ مل جانے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ خشک دودھ کا تمام ذخیرہ اس ننھے مہمان کی ملکیت ہے۔ او مائی گاڈ، یہ تو ہے، مگر چائے کی دوسری خوبی کو کیوں نظر انداز کر رہے ہو؟ کیا وہ بغیر دودھ کے بھی تو پی جا سکتی ہے؟ ونڈرفل، تو ہو جائے، راؤ سکندر نے کہا، اور رازدیو نے لیٹے ہوئے سیراتو کو آواز دے ڈالی اور پھر خود بچی کے لیے دودھ تیار کرنے لگا۔ سفر کا دوسرا دن بھی بیت گیا۔ وہ حتی الامکان تیز رفتاری سے یہ سفر طے کر رہے تھے، کیونکہ اب اس میں شکار تھا نہ مشاہدات۔ خوش بختی سے کوئی ایسا واقعہ بھی پیش نہیں آیا جو باعث تشویش ہوتا۔ البتہ سفر کی تیسری رات ایک دلچسپ واقعہ کی محرک ثابت ہوئی۔ رات کا پڑاؤ ڈال لیا گیا تھا۔ ایک صاف ستھری لیکن درختوں میں گھری ہوئی جگہ تھی۔ اطراف میں اس قدر قد آدم گھاس اگی ہوئی تھی کہ ان کے تجربے کارانہ اندازوں کے مطابق یہاں درندوں کے امکانات تھے، اس لیے خصوصی طور پر ہوشیار رہنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ لاش کا اسٹریچر ایک جگہ رکھ دیا گیا تھا۔ درخت اس قابل نہ تھے کہ ان کی شاخوں پر بسیرا کیا جاتا، اور پھر بچی کی موجودگی میں یہ ممکن بھی نہیں تھا۔ تمام ضروریات سے فراغت حاصل کر لی گئی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق پہلے پہر راجدیو کو جاگنا تھا، دوسرے پہر سیراتو کو، اور پھر تیسرے پہر راؤ سکندر کی باری تھی۔ راؤ اور سیراتو سو گئے اور رازدیو رائفل سنبھال کر چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ آسمان پر چاند کھلا ہوا تھا، جس کی کرنیں درختوں سے چھن رہی تھیں۔ روشنی کے سفید دھبے زمین پر بکھرے عجیب لگ رہے تھے۔ چند ایسے ہی دھبوں نے اسٹریچر کو بھی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ رازدیو کے دل میں معاً یہ خیال پیدا ہوا کہ لاش پر سے گھاس ہٹا کر عورت کی لاش کو دیکھے، لیکن اس خیال کے ساتھ ہی اس کے جسم میں سرد لہر دوڑنے لگی، اور کئی بار یہ سوچنے کے باوجود وہ ہمت نہ کر سکا۔ پھر یہ خیال بھی دل میں تھا کہ اس طرف متوجہ ہو کر وہ چوکس نہ رہ سکے گا، چنانچہ وہ یہ عمل نہ کر سکا اور وقت گزرتا گیا۔ گھڑی نے 2 بجائے تو اس نے سیراتو کو جگا دیا، اور سیراتو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چہرہ پانی سے دھو لو، ہوشیار رہنا، اس نے رائفل سیراتو کو دے کر کہا۔ بالکل ہوشیار ہے سر، سیراتو نے گردن جھٹک کر کہا، اور رائفل لے کر تھوڑے سے دائرے میں 2-3 چکر لگائے۔ رازدیو نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ چند لمحات وہ اپنی بیوی پاروتی کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اسے آنکھوں میں بسائے سو گیا۔ دوسری طرف راؤ سکندر کسی چاہنے والی ماں کی طرح بچی کو سینے میں سموئے گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے اس مختصر وقت میں ہی بچی سے ایک انوکھی انسیت ہو گئی تھی۔ بہرحال نیند کی حالت میں کروٹ بدلی تو بچی دوسری طرف رہ گئی۔ وہ نیند میں بے سود سو گیا تھا، اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ پھر اس وقت رات کا تیسرا پہر گزر رہا تھا، اور راؤ کی نیند پوری ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ چاندنی آخری پہر میں تھی، اور روشنی کا ایک لکیر اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ اس نے گردن کو جنبش دے کر آنکھوں کو روشنی کی زد سے بچایا، اور کمر کے نیچے چبھنے والی گھاس کی ایک گانٹھ کو ٹٹولنے لگا۔ تبھی اسے بچی کی یاد آئی، اور وہ اچھل پڑا۔ کوہنیاں گھاس پر ٹکا کر اس نے گردن گھمائی تو اس کا سانس بند ہونے لگا۔ جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔
पहली निगाह उस खौफनाक भेड़िए पर पड़ी थी जो इतना करीब था कि उसके बदन की बू नथनों को चढ़ रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। ऐसा क्या देखा था राव ने आधी रात को जो उसके होश उड़ने के लिए काफ़ी था? उस 6 माह की बच्ची और उस औरत की लाश की क्या कहानी है? इन तीनों के साथ उनका क्या रिश्ता है? जानने के लिए मेरे इस जंगल के सफ़र में मेरे साथ शामिल रहिए। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस राज भरे सफ़र में आगे क्या होगा जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं तिलिस्मी ज़ादी के एक नए एपिसोड के साथ।